नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल आईबीपीएस क्लर्क के मेंस के एग्जाम में आप लोग अपीयर होने के लिए जा रहे हो, तो एग्जाम के टाइम में आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। सेक्शन वाइज हम बात करेंगे कि आपको हर सेक्शन में किन चीज़ों को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किन चीज़ों को बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए और किन चीज़ों को स्किप कर देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप प्री माइंडेड होकर मत जाना कि हमें इतने अटेम्प्ट करने हैं या फिर इतने अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो देखो, एग्ज़ाम का लेवल डिफ़िकल्ट ही आएगा। हम बात करें अगर पहले एसबीआई क्लर्क के मेंस की, तो उसमें भी आपको याद होगा कि रीजनिंग का सेक्शन बहुत ही डिफ़िकल्ट आ गया था। और आरआरबी क्लर्क के मेंस की बात करें तो उसमें मैथ का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया था। तो ऐसे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है पेपर के लेवल के बारे में। उम्मीद तो आप यही करके जाओ कि पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट ही आएगा। तो ऐसे में अगर आप प्री माइंडेड होकर जाते हो कि आपको इतने 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 अटेम्प्ट करने हैं, तो फिर ऐसे में उतने अटेम्प्ट अगर नहीं होते हैं तो आप टेंशन में आ जाओगे और प्रेशर में आ जाओगे। मान के चलो कि अगर आप रीजनिंग के सेक्शन में सोच कर चलते हो कि रीजनिंग के सेक्शन में मुझे 25 अटेम्प्ट करने हैं और वहाँ पर पेपर इस तरह के आ जाते हैं कि 15 अटेम्प्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में आपने अटेम्प्ट किया 14 या 15, आपने सोच रखा था 25 का, तो आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा आपने कम अटेम्प्ट किया है। तो ऐसे में आप प्रेशर में आ जाओगे, जिससे ये होगा कि जो अगला सेक्शन आने वाला होगा वो भी आपका गड़बड़ जाएगा, उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ऐसे कंडीशन में इस चीज़ को कभी मत सोचकर एग्जाम देने जाना कि मुझे हर सेक्शन में इतने अटेम्प्ट करने हैं। प्री माइंडेड मत रहना, क्योंकि अगर पेपर डिफिकल्ट आता है दोस्तों तो वो सभी के लिए डिफिकल्ट रहता है, सिर्फ आपके लिए नहीं। अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो सभी के अटेम्प्ट्स कम होंगे और कट ऑफ भी कम ही जाएगी। तो बस ये ध्यान में रखना कि जैसा भी लेवल का पेपर हो उस लेवल में आपको अपना बेस्ट अटेम्प्ट करके आना है। और जितने भी आप करके आओगे आप कॉन्फिडेंस रहना कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया है तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। ये कॉन्फिडेंस हमेशा रखनी है, चाहे आपके अटेम्प्ट्स कम ही क्यों नहीं हो। तो ऐसे में नेक्स्ट सेक्शन पर आपका इस चीज़ का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन की। तो रीजनिंग के सेक्शन में क्या अटेम्प्ट करना है आपको। सबसे पहले जो भी मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में, मिसलेनियस वाले सेक्शन मतलब पजल के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। वो देखिए, पेपर अगर कितना भी डिफिकल्ट होगा तो मिसलेनियस वाला क्वेश्चन आसान ही होता है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। वो ऐसे होंगे इस लेवल के कि आप उसको इजीली कर पाओगे। हाँ, पजल डिफिकल्ट आएगा, पजल तो डिफिकल्ट ही आता है, तो पजल को ये मानकर चलना है कि डिफिकल्ट आएगा। लेकिन मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसे आप इजीली कर पाओगे। और मिसलेनियस करते टाइम ही आप पजल को भी एक नज़र ज़रूर देख लेना कि कौन से पजल आप कर सकते हो और कौन से पजल आपको करने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। तो जिन भी पजल्स को आपको लगेगा कि ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मार्क फॉर रिव्यू उसी टाइम कर देना उसको। और एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं अगर आपकी उन पर कमांड है तो ही अटेम्प्ट करना। अगर एजम्पशन कोर्स ऑफ एक्शन पर कमांड नहीं है दोस्तों, उसे अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि उन सेक्शंस पर एक्यूरेसी नहीं होती है। अगर आप उन सेक्शन पर जाते हो तो हो सकता है कि आपके नेगेटिव जाए वो। तो इसीलिए कोशिश करना, अगर आपकी कमांड है और इजीली समझ में आ रहा है तो ही अटेम्प्ट करना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसे स्किप कर देना। सोचना मत, स्किप करना, आगे बढ़ जाना। मिसलेनियस कंप्लीट करने के बाद आप फिर पजल पर आ जाना। जिन पजल्स को आपने मार्क फॉर रिव्यू रखा है सबसे पहले उन्हें अटेम्प्ट करना और बाद में बाकी के पजल्स पर जाना अगर टाइम बचे तो। ठीक है। और जो भी न्यू पैटर्न के पजल होते हैं दोस्तों, कंडीशन बेस्ड पजल अगर आ गया तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि पजल ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बस अगर आप उसे समझ गए अच्छे से तो वो इजीली सॉल्व होगा। कंडीशन बेस्ड पजल इजीली सॉल्व होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते हैं, बस उसे समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो अगर आप उन पजल्स को समझ गए तो वो सॉल्व कर लोगे, इसीलिए पैनिक नहीं होना है किसी भी तरह के क्वेश्चंस पर। और देखो, और सबसे बड़ी बात, अगर रीजनिंग का सेक्शन खत्म हो गया और आपने सिर्फ 15 या 16-17 अटेम्प्ट किए हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि पेपर का लेवल वैसा होगा, डिफिकल्ट होगा, इसीलिए आपके इतने अटेम्प्ट हुए हैं और बाकी लोगों के भी उतने ही अटेम्प्ट हुए होंगे। इसीलिए इस चीज़ को लेकर पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। अब नेक्स्ट सेक्शन आया, पिछले सेक्शन को बिल्कुल भूल जाओ, क्या किया आपने नहीं किया बिल्कुल भूल जाओ पिछले सेक्शन को। जो करंट सेक्शन आपके सामने में है सिर्फ और सिर्फ उस पर आपकी फोकस होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम मैथ पर आते हैं। मैथ के सेक्शन पर जब आप आते हो तो मैथ के सेक्शन में इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो अर्थमेटिक से रिलेटेड मिसलेनियस वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें सबसे पहले स्टार्ट नहीं करना है। मिसलेनियस के अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में करने हैं। इसके अलावा अगर नंबर सीरीज
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सारे क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो सबसे पहले कोशिश करो उन्हें सॉल्व करने की। उसके बाद आप डीआई को देखो। और ये चीज़ मैं बोलूँगा कि डीआई को आप देखते के साथ ये मत समझ लेना कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया है, आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा। देखो डीआई कितना भी डिफिकल्ट हो वो अटेम्प्ट होता है, बस उसे आपको समझने में थोड़ा सा समय लगता है कि क्या करना है कैसे करना है। अगर इस चीज़ को आप एक बार समझ गए कि क्या इसमें पूछा गया है, आपको किस तरीके से इसमें अटेम्प्ट लेना है, तो क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं, कैलकुलेटिव हो सकता है, मतलब कैलकुलेशन में आपको थोड़े से समय लगेंगे, लेकिन वो सॉल्व होगा, अटेम्प्ट होगा। इसीलिए डीआई को देखते के साथ आप बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। जो भी मिसलेनियस के नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक वाले अगर क्वेश्चन हो, उन्हें करने के बाद आप डीआई पर जाओ। डीआई को आप एक बार अच्छे से देखना, 1 मिनट का कम से कम टाइम तो उसको समझने में ज़रूर देना, क्योंकि डीआई अगर समझ में आ जाती है तो वो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे। हाँ, कैलकुलेशन में थोड़ी सी टाइम लग सकती है, लेंदी हो सकता है, लेकिन वो अटेम्प्ट तो ज़रूर होगा। इसलिए डीआई को देखते के साथ मत छोड़ना, समझने की थोड़ी कोशिश ज़रूर करना। और डीआई कंप्लीट करने के बाद आपके पास अगर समय बचता है तो फिर उसके अलावा अर्थमेटिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो मैथ के लिए आपको यही स्ट्रेटजी रखनी है। सबसे पहले नंबर सीरीज वगैरह आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद डीआई पर आना है। और डीआई देखने से अगर डिफिकल्ट लगता है तो भी आपको फटाफट से स्किप नहीं करनी है। डीआई को आपको समझने के लिए कम से कम 1 मिनट का समय तो देना ही है, क्योंकि डीआई समझ में आ जाएगी तो वो अटेम्प्ट आपसे ज़रूर होगा। 5 में से 2 या 3 तो क्वेश्चन आप कर ही लोगे, लेंदी होंगे लेकिन सॉल्व जरूर होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं जी इंग्लिश के सेक्शन की ओर। तो इंग्लिश का सेक्शन में ध्यान में रखना क्या करना है, आपके पास टोटल टाइम कितनी है, 35 मिनट्स की। तो 35 मिनट्स में आप ध्यान में रखना कि आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 या 2 तो जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आता ही है। तो 35 मिनट्स में आपको पहले 10 मिनट आरसी पर देने हैं। आरसी को सबसे लास्ट में मत करना, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, देखो आपने अगर आरसी को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया तो लास्ट में अगर 10 मिनट का समय बचता है तब आप आरसी पर जाते हो, तो उस टाइम पर क्या होता है, आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं रहता है, फोकस नहीं कर पाता है, हड़बड़ी मची हुई होती है दिमाग में। तो ऐसे कंडीशन में आप एक लाइन को एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग शांत उस वक्त नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आप आरसी के 10 मिनट सबसे स्टार्ट में ही दे देना, क्योंकि स्टार्ट के टाइम पर आप आरसी पढ़ोगे तो उस वक्त माइंड शांत रहता है और समझ में आती हैं एक बार में ही पढ़ने पर। तो स्टार्ट के 10 मिनट आप आरसी पर दिया, जितने भी हों उतने कर लो। एक आरसी तो अटेम्प्ट हो ही जाएगा, 10 मिनट सफिशियंट है एक आरसी को अटेम्प्ट करने के लिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो आरसी के 10 मिनट देने के बाद भी आपके पास 25 मिनट्स का समय है। तो इन 25 मिनट्स में जो भी बाकी के क्वेश्चन हैं उन्हें करो। देखो लास्ट के 10 मिनट अगर आपसे पास में है, लास्ट के 10 मिनट क्या लास्ट के 5 मिनट भी है, तो उस टाइम में भी अगर आप सिंगल क्वेश्चंस वाले पार्ट को अटेम्प्ट करते हो तो वह आपके समझ में आता है और एक एक क्वेश्चंस करके अटेम्प्ट्स भी आपके बढ़ते हैं। लेकिन लास्ट में आरसी करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा, वो टाइम आपका बर्बाद ही जाएगा। इसीलिए कोशिश करना आरसी को सबसे पहले करने की, और बाकी का जो 25 मिनट समय आपके पास है उसमें आप बाकी के सेक्शंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, चलिए अब जीके का सेक्शन आता है। तो जीके के सेक्शन में भी आपके पास 35 मिनट्स का समय है। जीके में इतना टाइम मोर देन सफिशियंट है, बहुत ही ज़्यादा समय है। तो आप क्या करना कि सबसे पहले तो आप जब अटेम्प्ट करोगे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, और उन क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना जो कि आप 100% श्योर हो। जिन क्वेश्चन में आपको थोड़े से डाउट हैं, मतलब 1-2 ऑप्शंस को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज हो, उन्हें आप मार्क फॉर रिव्यू में करना। और एक बार अटेम्प्ट हो जाने के बाद आप वापस से आना और वापस से जो भी क्वेश्चंस को आपने मार्क फॉर रिव्यू करके रखा हुआ है उन क्वेश्चंस को देखना। और उन क्वेश्चंस में आपको जिस क्वेश्चन में लगता है कि इसके लिए आप थोड़े से ज़्यादा श्योर हो, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। सारे मार्क फॉर रिव्यू के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है जीके के सेक्शन में, क्योंकि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ज़्यादा नेगेटिव नहीं जानी है। तो मार्क फॉर रिव्यू के उन क्वेश्चन में जिनमें कि आपको ये लगता है कि इसमें आप ज़्यादा श्योर हैं, ये आपका होने का ज़्यादा चांसेस है, तो आप उन क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना और बाकी के क्वेश्चंस स्किप करना। जिसमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो जिन क्वेश्चन में, उन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल स्किप कर देना है, रिस्क नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सभी सेक्शंस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि हर सेक्शन में आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किन चीज़ों को पहले करनी है, किन चीज़ों को बाद में करनी है और किन चीज़ों को स्किप कर देनी है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। तो शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, कल बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम देना, प्री माइंडेड होकर मत जाना।
आराम से जिस लेवल का क्वेश्चन आए उस लेवल के हिसाब से वहीं पर आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर लेना। और अटेम्प्ट्स अगर कम होते हैं, ये ध्यान में रखना, आपके अटेम्प्ट्स कम हुए हैं मतलब क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट था, तो सभी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कम हुए होंगे और कट ऑफ कम जाएगी। तो नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हुए आप पिछले सेक्शन को बिल्कुल भूल जाना। पिछले सेक्शन में आप क्या किए उसको ध्यान में मत रखना, नहीं तो नेक्स्ट सेक्शन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।